वेलकम टू कॉमर्स पाठशाला। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के बारे में, जो कि आपका पहला चैप्टर है पार्टनरशिप का। ठीक है। यहाँ पे हम बेसिकली डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट्स के बारे में, उसकी बेसिक्स के बारे में, और साथ ही में हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि हमारे डीके गोयल सर के बुक के हैं। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप में सबसे पहले पार्टनरशिप होती क्या है ये पता होना चाहिए। भाई पार्टनरशिप क्या होती है? कोई दो या दो से ज्यादा पर्सन्स के बीच का एग्रीमेंट। टू और मोर पर्सन्स के बीच में एग्रीमेंट क्या है? इट इज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड। ठीक, तो ये एग्रीमेंट है दो पर्सन्स के बीच में, लेकिन किस चीज का एग्रीमेंट? प्रॉफिट के शेयर करने का एग्रीमेंट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट कहां से आना चाहिए? किसी बिजनेस से। कहने का मतलब कि पार्टनरशिप होने के लिए आपका बिजनेस होना चाहिए जिसमें कि प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए, और दो से मोर पर्सन्स होने चाहिए। और साथ ही में एक चीज और कहता है, क्या कहता है? कैरिड ऑन बाय ऑल और वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब क्या? कि जो बिजनेस आप कर रहे हो वो या तो सभी पार्टनर्स मिलके कर रहे हैं, या तो कोई एक पार्टनर कर रहा है लेकिन एनेक्टमेंट सबके लिए, एक्ट वो सबके लिए कर रहा है। ठीक है। आपने 11th में पढ़ी थी सोल प्रोप्राइटरशिप, वो भी क्या है? बिजनेस है। वो एक फॉर्म ऑफ बिजनेस है। ठीक है। पार्टनरशिप क्या है? ये भी बिजनेस है, ये अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस है। ठीक, आपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा होगा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। ऑलराइट, तो यहाँ पे पार्टनरशिप को इंडियन पार्टनरशिप एक्ट डिफाइन कर रखा है। ये पार्टनरशिप का एक एक्ट बन रखा है, कानून। इस कानून के अकॉर्डिंग कहीं पे भी दो या दो से ज्यादा पर्सन हो जो कि किसी बिजनेस को कैरी आउट कर रहे हो और उनका प्रॉफिट मोटिव हो, प्रॉफिट शेयरिंग का मोटिव हो। ठीक है। और ऐसा बिजनेस जो कि एक पार्टनर कर रहा हो या सभी पार्टनर कर रहे हो, लेकिन एनेक्टमेंट सबके लिए हो, तो उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप। अब देखो, तुम्हें रटने की जरूरत नहीं है, चीजों को समझो। क्योंकि अगर आगे जाओगे चार्टर्ड या कुछ भी करते हो, अपर कोर्सेज, हायर लेवल ऑफ कोर्सेज, तो वहां पे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। कितना रट लोगे? देखो, अब ये डेफिनेशन जो है, इसी डेफिनेशन से हम आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स बनाते हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गई? टू और मोर पर्सन। टू और मोर पर्सन होने चाहिए। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स, एग्रीमेंट होना चाहिए। कैसा एग्रीमेंट? प्रॉफिट मोटिव का, और एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। बिजनेस का एग्जिस्टेंस हो, साथ ही में प्रॉफिट मोटिव। ठीक। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स होनी चाहिए, सभी पार्टनर्स में प्रॉफिट का बंटना चाहिए। या तो बिजनेस सभी करे या कोई एक, एक्ट सबके लिए होना चाहिए। और एक और आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर है, वो क्या है? रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। ठीक। अब रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट का क्या मतलब हो गया? कि जितने भी पार्टनर्स हैं, चाहे दो हो, चाहे चार हो, चाहे 10 हो, जितने भी पार्टनर्स हैं, सब लोग एक दूसरे के लिए प्रिंसिपल के जैसे भी एक्ट करेंगे और एजेंट के जैसे भी एक्ट करेंगे। ईच एंड एवरी पार्टनर इज प्रिंसिपल फॉर अदर पार्टनर एज वेल एज एजेंट फॉर अदर पार्टनर। ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारी कि पार्टनरशिप होती क्या है। अब पार्टनरशिप होती कितने टाइप्स की? देखो, दो तरीके की पार्टनरशिप होती है, एक ऑर्डिनरी और एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है। अच्छा, यहां पे हम बात कर रहे थे एग्रीमेंट की। ये जो एग्रीमेंट है, ये कैसा होना चाहिए? देखो, एग्रीमेंट हमारा ओरल भी हो सकता है, ठीक, और रिटर्न भी हो सकता है। ठीक। ऐसा नेसेसरी नहीं है कि हमको रिटर्न एग्रीमेंट ही करना है, चाहे ओरल कर लो चाहे रिटर्न कर लो। दोनों के अपने ही फायदे और नुकसान होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब आते हैं फॉर्म्स ऑफ पार्टनरशिप पे। तो दो तरीके की होती हैं, एक आपकी ऑर्डिनरी पार्टनरशिप होती है, दूसरी आपकी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होती है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, ये जो बेसिक्स, ये छोटे छोटे थियोरिटिकल पार्ट है ना, ये बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे इनसे, एक नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। देखो, जो पार्टनरशिप होती है वो किसके अंदर गवर्न होती है? इसका एक्ट बना हुआ है पार्टनरशिप एक्ट 1932। कुछ भी होगा तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप में चलेंगे। लेकिन एलएलपी जो होती है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इसका एक्ट है एलएलपी
एक्ट 2008, ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। दूसरा क्या है, रजिस्ट्रेशन। पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन आपने 11th में भी पढ़ा होगा, कंपलसरी नहीं होता है, इट इज नॉट मैंडेटरी, ऑप्शनल है। लेकिन आपके लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का एग्रीमेंट कंपलसरी होता है, ये आपको करना ही करना है। थर्ड डिफरेंस क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, नाम ही क्या कहे, नाम ही कह रहा है कि लिमिटेड लायबिलिटी है भैया, ठीक है। तो पार्टनरशिप की लायबिलिटी यहाँ पे आपकी लिमिटेड रहती है, लेकिन पार्टनरशिप, ऑर्डिनरी पार्टनरशिप में आपकी अनलिमिटेड लायबिलिटी रहती है, ठीक। लीगल स्टेटस, लीगल स्टेटस के बेसिस पे अगर हम देखें तो जो आपकी ऑर्डिनरी पार्टनरशिप है उसमें सभी पार्टनर्स को कलेक्टिव कर दो तो उसको फर्म कहते हैं, इसकी कोई अलग से अपनी एंटिटी नहीं होती है, ठीक है। कल को तुम बिजनेस के नाम पे कोई एसेट्स नहीं खरीद सकते हो ऑर्डिनरी पार्टनरशिप में, लेकिन जो आपकी एलएलपी होती है उसका लीगल स्टेटस होता है क्योंकि ये रजिस्टर्ड होती है, ठीक। ये एक आर्टिफिशियल पर्सन तो है ही, ठीक है। आप इसके बेसिस पे, ये जो आपका लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, इसके नाम पे आप कोई एसेट्स खरीद सकते हैं, लेकिन ऑर्डिनरी पार्टनरशिप में ऐसा नहीं। नंबर ऑफ पार्टनर्स की अगर हम बात करते हैं तो मिनिमम तो भाई सबको पता है, मिनिमम कम से कम फर्म के लिए 2 पार्टनर होने चाहिए, चाहे वो एलएलपी हो चाहे वो ऑर्डिनरी पार्टनरशिप हो। लेकिन अगर मैक्सिमम की हम बात करें तो ऑर्डिनरी पार्टनरशिप में मैक्सिमम 50 मेंबर्स हो सकते हैं, और एलएलपी में मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, चाहे कितने भी मेंबर्स रख लो आप, ठीक। प्रॉपर्टी, यह भी मैंने आपको बताया कि प्रॉपर्टी क्या, कैन नॉट बी हेल्ड इन द नेम ऑफ द फर्म। फर्म के नाम पे आप प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, लेकिन एलएलपी में आप फर्म के नाम पे प्रॉपर्टी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ परपेचुअल सक्सेशन। अब परपेचुअल सक्सेशन का क्या मतलब होता है, सक्सेशन का क्या मतलब होता है, सक्सीड करना, एक के बाद दूसरे को मिल जाना, सक्सेसर, ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर, ठीक। तो ऑर्डिनरी पार्टनरशिप है, ये सक्सीड नहीं हो सकती, लेकिन एलएलपी सक्सीड हो सकती है, मतलब ये चलते रहेगी, एक पार्टनर चला गया तब भी ये चलती रहेगी, ठीक है, उसका लड़का आ जाएगा, एग्जीक्यूटर आ जाएगा, ठीक है। ये सक्सीड, परपेचुअल सक्सेशन इसमें नहीं है एज पर द लॉ। ऑडिट की बात हम करते हैं, ऑडिट मतलब क्या होता है, चेक करना बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, वेदर द बुक ऑफ अकाउंट्स आर शोइंग ट्रू एंड फेयर पोजीशन ऑफ द बिजनेस और नॉट, क्या उसमें फ्रॉड है, एरर है, ये सारी चीजों को चेक करना ऑडिट होता है, ठीक। पार्टनरशिप में मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है, लेकिन एलएलपी में कंपल्सरी है। कब कंपल्सरी, उसकी भी लिमिट है। अगर आपका टर्नओवर, टर्नओवर मतलब टोटल सेल्स, टोटल सेल्स आपकी 40 लाख से ऊपर होती है ईयरली, या फिर आपका जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है वो 25 लाख से अबव, ठीक है। अगर 25 लाख से ऊपर आपका कैपिटल कंट्रीब्यूशन है या फिर 40 लाख से ऊपर आपकी टर्नओवर है, तो मैंडेटरी हो जाता है आपको ऑडिट कराना, ठीक है। चलिए अब आते हैं पार्टनरशिप डीड। तो ये क्या होता है भाई, देखो हम पार्टनरशिप करते हैं तो वहां पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हमने डिसाइड किया, अगर नहीं डिसाइड करते हैं तो इन फ्यूचर हमारे लिए दिक्कत हो सकती है। अच्छा, ये डीड बनाना कंपलसरी नहीं है, ये कंपलसरी नहीं होता है। पहले तो ये समझो डीड होती क्या है। डीड क्या है कि जो पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है उसको हम डीड कहते हैं। अब किन चीज का एग्रीमेंट होगा, जैसे कि दो पार्टनर्स हैं, कल को प्रॉफिट हो गया, साल भर बिजनेस किया, हमें प्रॉफिट हुआ 10 लाख रुपए का, तो अब दोनों पार्टनर में प्रॉफिट किस हिसाब से बांटे। भाई एक पार्टनर कह रहा है मैंने ज्यादा मेहनत की, मैं 6 लाख रुपए लूंगा, तुम 4 लाख, तो ये डिस्प्यूट अराइज हो जाएगा ना वहां पे। या फिर हम बिजनेस को कैपिटल देते हैं, बिजनेस को कैपिटल देते हैं तो उससे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे। अब जरूरी नहीं है कि हर बिजनेस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिया जाए, और अगर लेते हैं तो कितना परसेंट लेंगे। तो ये सारी चीजें जो है एग्रीमेंट में लिखी जाती हैं कि क्या डिसाइड हुआ है, ठीक।
अगर हम नहीं बनाते हैं ये एग्रीमेंट तो ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप एक्ट के रूल्स एप्लीकेबल हो जाते हैं। ठीक है, देखते हैं पार्टनरशिप डीड क्या है। Partnership is outcome of an agreement. It is essential that there must be some terms and conditions agreed upon by all the partners. Such terms and conditions may be either written or oral. ये हमने पहले ही पढ़ा था कि एग्रीमेंट रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, लेकिन कंपल्शन नहीं है। ठीक, लॉ डज नॉट मेक इट कंपल्सरी टू हैव अ रिटर्न एग्रीमेंट। रिटर्न एग्रीमेंट हो ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं करते हैं तो उसके नुकसान है, जो कि अभी हम देखते हैं क्या फायदे हैं उसके, क्या फायदे नुकसान है देखा जाए। The partnership deed is a written agreement among the partners which contains the terms of agreement, also called articles of partnership. तो ये इसकी छोटी सी एक डेफिनेशन हो गई। आप अपने आप से भी लिख सकते हैं, व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? इट इज एन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स व्हिच कंटेन्स टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में आपसे एक नंबर में पूछ लेता है कि व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड इज ऑल्सो नोन एज डैश, तो आप क्या लिखेंगे? आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में एग्जाम में पूछ सकता है। अब डीड के भाई क्या फायदे होते हैं देखते हैं। इट रेगुलेट्स द राइट्स एंड ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ ईच पार्टनर। अगर डीड बना लोगे तो सभी के सभी पार्टनर्स को पता होगा कि उनके क्या क्या राइट्स हैं और क्या क्या ड्यूटीज हैं। ठीक है, क्लैशेस नहीं होंगी। इट हेल्प्स टू अवॉइड एनी मिसअंडरस्टैंडिंग अमंग्स द पार्टनर्स। अभी मैंने आपसे क्या कहा कि राइट्स और ड्यूटीज सभी पार्टनर्स को पता होंगी। अब राइट्स और ड्यूटीज जब सबको पता होंगे कि मेरा क्या काम है, मेरे क्या राइट्स हैं, तो लोगों में क्लैशेस नहीं होंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होंगी। ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि कोई भी डिस्प्यूट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि चीजें पहले से ही क्लियर है कि भाई जैसे प्रॉफिट बांटना है तो किस रेशियो में बांटना है, वो पहले से ही क्लियर है कि 1:1 में बांटना है या 1:2 में बांटना है। ठीक है, तो आगे जाके डिस्प्यूट नहीं होगा। और चौथी चीज ये भी आप कह सकते हो कि ये जो डीड है आपकी, ये कोर्ट में एज अ प्रूफ एक्ट कर जाएगी। कभी कल को कुछ हुआ तो एज अ प्रूफ ये काम आएगी कोर्ट में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये नोट्स मैं आपको इस नोट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से आप ले सकते हैं। ठीक, अब ये तो बात हो गई थी कि डीड क्या है और डीड के फायदे क्या है। अब देखते हैं कि अगर डीड हमने नहीं बनाई है, किसी पार्टनरशिप फर्म ने डीड नहीं बनाई है, तो क्या क्या रूल्स एप्लीकेबल हो जाते हैं एज पर द पार्टनरशिप एक्ट। देखो, अगर डीड नहीं बनाए तो भविष्य में प्रॉफिट शेयरिंग को लेकर के झगड़ा होगा। तो वहां पे हमारा पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है कि प्रॉफिट भाई हम इक्वली बांटेंगे, इक्वल प्रोपोर्शन में बटेगा, अगर आपने डीड में कुछ भी नहीं लिखा है। बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो हमारे फर्म के लिए इनकम होता है, एक्सपेंस। अब इस चीज को समझना, हमने बिजनेस को कैपिटल दिया, बिजनेस उस कैपिटल पे हमको इंटरेस्ट दे रहा है, तो बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंस है, और हमारे लिए इनकम है। तो क्या ये हमको दिया जाएगा, ये इनकम हमको मिलेगी? नहीं, अगर आपने कुछ डिसाइड नहीं किया है अपने डीड में तो आपको ऐसी कोई भी इनकम नहीं मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। ऐसे ही देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अपोजिट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। क्यों? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए यानी कि पार्टनर्स के लिए इनकम है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस है। जब हम ड्रॉइंग्स करेंगे तो बिजनेस हमसे कहेगा ना कि भैया तुम हमारे से पैसा ले जा रहे हो, इस पे ब्याज दो। जैसे हम बिजनेस को पैसा देते हैं, हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, तो बिजनेस भी कहेगा कि भाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दो। तो ये बिजनेस के लिए इनकम है और हमारे लिए एक्सपेंस है। ठीक है, ये भी नहीं दिया जाएगा, ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स देंगे। किसी पार्टनर को सैलरी या कमीशन नहीं दिया जाएगा। अच्छा, पार्टनर्स को सैलरी क्यों देते हैं? आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। भाई अगर मैं बिजनेस नहीं कर रहा होता, कहीं और जॉब कर रहा होता, तो वहां पे मैं सैलरी पाता। अब मैं बिजनेस के लिए काम कर रहा हूं तो बिजनेस से भी तो सैलरी लूंगा। तो ये भी डिसाइड करना पड़ता है कि क्या सैलरी लेंगे या नहीं लेंगे, अगर लेंगे तो कितनी सैलरी लेंगे। ठीक है,
तो ये भी अगर डिसाइड नहीं है तो ये भी पार्टनर्स को नहीं मिलेगा। बहुत सिंपल से रूल्स हैं, रट्टा नहीं मारना है, एक बार पढ़ोगे अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। अब देखो बिजनेस को मैं पैसे देता हूं एज अ कैपिटल, ठीक है, मान लो मैंने बिजनेस को 10 लाख रुपए एज अ कैपिटल दे दिया, बिजनेस स्टार्ट फिर से रिक्वायरमेंट पड़ गई पैसे की, तो अब ये मैंडेटरी नहीं मैं हर बार उसको एज अ कैपिटल ही पैसे, मैं एज अ लोन भी दे सकता हूँ, अपने बिजनेस को ही मैं पैसा दे रहा हूं एज अ लोन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने उस लोन जो आपने दे रखा है उसके ऊपर अगर आपने कोई डीड में एग्रीमेंट नहीं कर रखा है, तो यहाँ पे एज पर द पार्टनरशिप एक्ट रूल्स जो अप्लाई होगा, इंटरेस्ट इज अलाउड 6%, 6% का 6% का आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। और ध्यान रहे कि ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन रहता है ये चार्ज होता है। अब आप कहेंगे चार्ज क्या होता है, ठीक, देखो दो चीजें होती हैं, एक एप्रोप्रिएशन होता है, एक चार्ज होता है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। और आपने पढ़ा भी होगा, आपने पढ़ा होगा 11th में रिजर्व एंड प्रोविजंस, दोनों का मेन डिफरेंस क्या होता है। रिजर्व इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड प्रोविजन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। प्रोविजन क्या करते हैं, प्रॉफिट को काटते हैं, कम करते हैं, और रिजर्व बचे हुए को प्रॉफिट, जो प्रॉफिट बच गया है उससे हम क्रिएट करते हैं रिजर्व। रिजर्व मतलब बांटना, प्रोविजन मतलब काटना, प्रॉफिट को काट देना, कम कर देना, ठीक है। जो चार्जिंग आइटम होते हैं वो मैंडेटरी होते हैं, आपको प्रॉफिट नहीं भी है तो भी देना ही देना, लॉस आपका और इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन एप्रोप्रिएशन के जो आइटम होते हैं, जैसे कि ये आपका सैलरी टू अ पार्टनर, ये आपका एप्रोप्रिएशन का पार्ट है, एप्रोप्रिएशन का आइटम। तो ये मैंडेटरी नहीं है, अगर आपको लॉस हो गया है, प्रॉफिट है ही नहीं, तो आप दे ही नहीं सकते, एप्रोप्रिएशन होगा ही नहीं। एप्रोप्रिएशन चीजें बांटने के लिए चीजें होनी भी तो चाहिए, ठीक है, तो एप्रोप्रिएशन तभी होगा जब आपको प्रॉफिट होता है, ठीक। और क्या रूल्स एप्लीकेबल है, लास्ट रूल, एडमिशन ऑफ पार्टनर, कि दो पार्टनर हैं, तीसरा पार्टनर फर्म में आना चाह रहा है, तो क्या वो आ सकता है। मान लो ए और बी है, ए ने कह दिया कि भाई मैं तो तैयार हूं तीसरा पार्टनर आ जाए, लेकिन बी नहीं मान रहा, तो क्या आ जाए, नहीं, तीसरा पार्टनर नहीं आ सकता है अगर आपके डीड में कुछ मेंशन नहीं है इन रिलेशन टू एडमिशन ऑफ पार्टनर। तीसरा पार्टनर तभी आएगा जब सभी पार्टनर्स की सहमति होगी, कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स आर रिक्वायर्ड, विदाउट द कंसेंट न्यू पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड टू द फर्म, ठीक, यहां तक की बात क्लियर है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं एक आधे क्वेश्चन रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि आपके डीके गोयल सर की बुक्स हैं, ठीक है, सबसे बढ़िया बुक है, चीजें एकदम सीरियल वाइज दी हुई हैं, सिंपल लैंग्वेज में, इजी टू अंडरस्टैंड। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, आपकी बुक में दिया होगा, गिरीश एंड सतीश आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल वर 5,60,000 एंड 4,75,000 रिस्पेक्टिवली। तो इन दोनों की कैपिटल दी है। अब यहाँ डेट ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब से लगेगा, 1 अप्रैल से। कहने का मतलब है कि जो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप क्या ओपनिंग कैपिटल पे देंगे या क्लोजिंग कैपिटल पे। भाई ओपनिंग कैपिटल आपकी 1 अप्रैल को होगी, क्लोजिंग कैपिटल आपकी ईयर एंड 31 मार्च को होगी, ठीक है। ये बताओ ब्याज तुम 31 मार्च को लोगे, चार्ज करोगे, नहीं, भाई 31 मार्च को तो ईयर एंड है, एक दिन का इंटरेस्ट तो कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। तुमने बिजनेस को 1 अप्रैल को पैसा दिया है तो 1 अप्रैल से ही तो पूरा इंटरेस्ट लोगे, तो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे ही इंटरेस्ट देंगे। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है 31 मार्च लिखा रहेगा, और देयर कैपिटल्स ऑन 31 मार्च वर एक्स वाई जेड अमाउंट, और बच्चे क्या करते हैं 31 मार्च वाले पे ही इंटरेस्ट निकाल देते हैं, ठीक है। 31 मार्च वाली जो कैपिटल आपको दी है दैट इज क्लोजिंग कैपिटल, वहां से पहले आप ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद ओपनिंग कैपिटल पे आप इंटरेस्ट देंगे, ठीक, बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, ऑन द 1 अगस्त
दे डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल शुड बी 5 लाख ईच। 1 अगस्त को इन्होंने डिसाइड किया कि इनकी कैपिटल 5 लाख कम से कम होनी चाहिए। नेसेसरी एडजस्टमेंट्स वर मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग विथड्रॉइंग कैश। अब जैसे इनका 5,60,000 है, तो इनको 5 लाख की कैपिटल करनी है, तो क्या करेंगे, 60,000 विथड्रॉ कर लेंगे। इनकी 4,75,000 की कैपिटल है, तो ये क्या करेंगे, ये 25,000 और इंट्रोड्यूस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 6% पर एनम, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक, चलिए देखते हैं हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कंप्यूट करते हैं। ठीक, हमारे कितने पार्टनर्स हैं, 2 पार्टनर्स, गिरीश एंड सतीश। पहले देखते हैं गिरीश जी का। स्क्रीन थोड़ी सी मैं एनलार्ज कर लेता हूं। ठीक है, गिरीश। ठीक, और दूसरा पार्टनर कौन है हमारा, सतीश। दूसरा पार्टनर है सतीश। गिरीश की कैपिटल कितनी थी 1 अप्रैल को, गिरीश की कैपिटल थी 5,60,000। ठीक है, 5,60,000। और इन्होंने कैपिटल अपनी कब चेंज कर दी, 1 अगस्त को। यानी कि जो 5,60,000 रुपए हैं वो कितने महीने तक थे बिजनेस के पास, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई। ठीक है, 4 महीने तक के थे। ठीक, तो इस पे हम इंटरेस्ट लगाएंगे 6%, लेकिन कितने मंथ्स के लिए, 4 मंथ्स के लिए। ठीक, इसके बाद इनकी कैपिटल कितनी हो गई थी, इन लोगों ने डिसाइड किया था कि इनकी कैपिटल कितनी हो जानी चाहिए, 5 लाख। ठीक है, अब ये 5 लाख कितने मंथ तक, पहले 4 महीने तक तो 5,60,000 थी, 5,60,000। अब बचे हुए रिमेनिंग मंथ्स कितने हैं, 8 मंथ्स रिमेनिंग है, तो इस पे भी 6% का ही इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन कितने मंथ्स के लिए, 8 मंथ्स के लिए। 8 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे कितना आ रहा है, 4 3 जा 12, 3 2 जा 6। ठीक है, कितना हो गया, 0 0 11,200। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं 5 लाख का 6%, 6 2 जा 12, 2 4 जा 8, 0 0 ये कट गया, ये कट गया, 5,000 × 4, ये आ गया आपका 20,000। ठीक, दोनों ऐड कर देंगे, गिरीश का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कितना आ गया, ये आ गया आपका 31,000। एक मिनट बच्चों, ये आपका कितना आ जाएगा, 0 0 2 1 3, 31,200। ये आपका आ गया गिरीश का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये है तो बहुत इजी सा टॉपिक कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, लेकिन जब ये बीच में ही पैसा इंट्रोड्यूस करते हैं या विड्रॉ करते हैं तो बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है कि कैलकुलेट कैसे करें। ठीक है, दूसरे पार्टनर का कितना कैपिटल था, 4,75,000। ठीक, तो इनका भी पहले कितना था, 4,75,000। कितने मंथ्स के लिए, 4 मंथ्स के लिए था। रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%। ठीक है, ये 4 मंथ्स के लिए। और फिर इन्होंने भी अपनी कैपिटल कितनी कर ली, 5 लाख। एज पर द क्वेश्चन ये अपनी कैपिटल 5 लाख कर लेंगे, इस पे भी 6% का ही इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन अब कितने मंथ्स के लिए, रिमेनिंग मंथ्स दैट इज 8 मंथ्स।
ठीक है, 4 3 जा 12, 3 2 जा 6, और यहाँ पे 6 2 जा 12, 2 4 जा 8, ये कितना आ गया? ये आ गया आपका 20,000, और यहाँ पे 4750 इंटू 2, ये आ गया 9,500। ये कितना हो गया आपका? 29,500। ये आ गया दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, ठीक, यहां तक की चीजें क्लियर है? देखो, मैं हमेशा यही सजेस्ट करता हूं कि सेल्फ स्टडी करो, ज्यादा बेटर है। ट्यूशन का फैशन बन चुका है, मत जाओ, तुम्हारा टाइम बचेगा। तुम्हें जो कुछ भी रिक्वायरमेंट है क्लास में पूछ लो, डाउट्स क्लियर कर लो अपने टीचर से, और नहीं समझ में आ रहा है तो ये यूट्यूब लेक्चर्स दे रहा हूँ, यहाँ से समझो। ठीक है, आने जाने में जो टाइम वेस्ट करते हो ट्यूशन वगैरह, वो अपना आप यूटिलाइज करो। अगर आप बहुत ही वीक हो तो आप ले लो ट्यूशन, कोई दिक्कत नहीं, बट मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि अगर आप खुद से कर सकते हो तो खुद से करो। ठीक है, दूसरी चीज कि कैलकुलेटर आप मत यूज करिए। मैं बीच में कैलकुलेशंस के लिए कैलकुलेटर यूज कर ले रहा हूँ जिससे कि फास्ट कैलकुलेशन हो जाए सिस्टम पे, लेकिन आप नहीं करेंगे, क्योंकि आईसीएससी बोर्ड में तो आपको अलाउड है कैलकुलेटर, लेकिन सीबीएसई में कैलसी नहीं अलाउड है। और आपको भी पता है अकाउंट्स के पेपर में आपको टाइम कम पड़ जाता है। टाइम कैसे मैनेज करना है इसका भी मैं आपको एक वीडियो बना करके बताऊंगा बाद में। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, on March 31, 2016, after the close of accounts, the capital of Mountain, Hill and Rock stood in the books of the firm were 4 lakh, 3 lakh and 2 lakh respectively. Subsequently, it was discovered that interest on capital 10% has been omitted. Profit for the year amounted to 1,50,000 and the partners' drawings amounted to Mountain 20,000, Hill 15,000 and Rock 10,000. अब देखो ये वही बात कर रहा है, कह रहा आफ्टर द क्लोज ऑफ अकाउंट्स, मतलब ईयर एंड हो चुका है, एंड की कैपिटल ये आपको दे रहा है। ठीक है, और बाकी की इंफॉर्मेशन दे दे रहा है कि प्रॉफिट आपको कितना हुआ था, 1,50,000 का। ड्रॉइंग्स कितनी कितनी की थी, 20,000, 15,000 एंड 10,000। ठीक, अब यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी नहीं दिया है। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है तो क्या करेंगे? रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ द डीड। क्या रूल था कि प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करेंगे। ओपनिंग कैपिटल कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखते हैं। भाई ओपनिंग कैपिटल कौन कौन से पार्टनर है, हिल, माउंटेन और, एक मिनट, हिल हो गया, माउंटेन और रॉक। ठीक, हम क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालते थे, अगर आपको याद हो बैलेंस शीट आपने सोल प्रोप्राइटरशिप की प्रिपेयर की थी, वहां क्या करते थे, कैपिटल में आप नेट प्रॉफिट को ऐड करते थे, ड्रॉइंग्स माइनस करते थे, क्लोजिंग कैपिटल आ जाती थी। आपने इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी किया होगा क्लास 11 में। ठीक, उसी का उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। भाई हमको क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल हमको दी हुई है, क्लोजिंग कैपिटल कितनी कितनी दी हुई है, 4 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख। ठीक, हिल का हमको दिया हुआ है 4 लाख, 3 लाख और रॉक का 2 लाख। ठीक, इसमें अगर हम क्या करते थे, ओपनिंग में प्रॉफिट को ऐड करते थे, यहां पे क्या करेंगे, लेस कर देंगे प्रॉफिट को, लेस।
प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना था? 1,50,000 था। कोई रेशियो नहीं दिया है तो इक्वली डिवाइड करेंगे। ठीक, तो कितना आ जाएगा? प्रॉफिट आ गया 50,000 हिल का, 50,000 माउंटेन का, और रॉक का भी 50,000। ठीक, ये तीनों हम क्या करेंगे? लेस। लेस को किससे डिनोट करते हैं? ब्रैकेट से। ठीक है, ये तो पता ही होगा सबको। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। अब पहले यहाँ पे कैलकुलेट करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। इनका आ जाएगा 1,50,000, माउंटेन का आ जाएगा 2,50,000, और हिल का आ जाएगा 3,50,000। ठीक है, इसमें हम ऐड करेंगे ड्राइंग्स। क्लोजिंग के लिए ड्राइंग्स लेस करते थे, ओपनिंग के लिए ड्राइंग्स ऐड करेंगे। रिवर्स चल रहा है। ठीक है, ड्राइंग्स कितनी कितनी कर रखी है इन्होंने? 20,000, 15,000 एंड 10,000। 20,000, 15,000 एंड 10,000। ठीक है, तो ये कितना आ गया ओपनिंग कैपिटल? इनकी आ गई 3,70,000, इनकी ओपनिंग कैपिटल आ गई 2,65,000, और इनकी आ गई 1,60,000। ये इनकी ओपनिंग कैपिटल आ गई। ठीक, अब बीच में कोई विड्रॉवल और इंट्रोडक्शन हमको कुछ दिया नहीं हुआ है, कैश का या कैपिटल का कुछ भी। तो हमें क्या करना है? सीधे जो हमने ओपनिंग कैपिटल निकाली है, इसका 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं। तो सबको पता है भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये क्या आ गया हमारा? ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल। अब ये 3,70,000 का हमको कितना निकालना है? 10%। ठीक, कितना आ जाएगा? 10% कैलकुलेट करना सबसे इजी, लास्ट का जीरो हटा दो। अगर जीरो की जगह कोई और डिजिट दे रखी तो पॉइंट लगा दो लास्ट से। ठीक, तो इसका आ गया 37,000, इसका आ गया 26,500, और इसका आ गया 16,000। ठीक है, तो ये तो हो गई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन की बात। ठीक, यहां तक क्लियर है? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करके डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगर मेरे को जब भी टाइम मिलेगा मैं कमेंट्स देखूंगा तो मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। ठीक है, चलिए वापस आते हैं हम अपने शॉर्ट नोट्स पे। ये शॉर्ट नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, डाउनलोड कर लेना, रिवीजन में बहुत हेल्पफुल रहेगा। कॉन्सेप्ट यहां से आपके क्लियर हो जाएंगे। अब तक आप क्या बनाते थे 11th में? पीएनएल अकाउंट, और उसके बाद आप बना देते थे बैलेंस शीट। अब क्या है, पीएनएल के बाद हम एक और अकाउंट बनाते हैं जिसको हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन। क्यों बनाते हैं ये अकाउंट? ये भी हमारा क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। देखो, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स अमंग द पार्टनर्स। एप्रोप्रिएशन का मतलब मैंने अभी क्या बताया था आपको? दो चीजें होती है, मैंने बताया था आपको, चार्ज होता है और एप्रोप्रिएशन। चार्ज क्या होता है? कंपल्शन होता है, देना ही देना है। ठीक है, वो प्रॉफिट को कम करता है। एंड एप्रोप्रिएशन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट, प्रॉफिट का बांटना। ठीक, तो यहाँ पे प्रॉफिट को बांटते हैं पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। आपने कभी भी पीएनएल अकाउंट में रिजर्व नहीं देखा होगा, प्रोविजन देखा होगा। क्यों? क्योंकि रिजर्व इज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। रिजर्व आप यहाँ पे देखोगे अप्रोप्रिएशन। ठीक है, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ पीएनएल अकाउंट, और ये भी क्या है हमारा? नॉमिनल अकाउंट होता है। ठीक, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज ऑल्सो अ नॉमिनल अकाउंट। It records the entries for the interest on capital, interest on drawing, salary to partner, division of profit among the partner, और भी चीजें आती हैं, रिजर्व भी आ जाएगा। ठीक, देखते हैं। प्रोफॉर्मा पे हमेशा ध्यान रखेंगे, क्योंकि 25% मार्क्स इज इन हैंड ऑफ द एग्जामिनर। वो आपके 25% मार्क्स प्रोफॉर्मा के बेसिस पे प्रेजेंटेशन पे
डिडक्ट कर सकता है एज पर द सीबीएसई। ठीक है, देखो पीएनएल अप्रोप्रिएशन हेडिंग तो आपको लिखना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एकदम हवा में हेडिंग लिखते हैं, और ये ब्रैकेट में जो लिखा रहता है ना, फॉर द ईयर एंडिंग, जैसे बैलेंस शीट आप बनाते हो तो क्या होता है वहां पे, एज ऑन या एज एट। ठीक है, लेकिन पीएनएल अकाउंट में क्या होता है, फॉर द ईयर एंडिंग, क्योंकि यहाँ पे साल भर का लेखा जोखा होता है। फॉर द ईयर एंडिंग में क्या होता है, साल भर का लेखा जोखा होता है। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर पूरा सब कुछ बताता है। बैलेंस शीट में ऐड क्यों लिखते हैं, क्योंकि वो उस दिन की स्टेटमेंट बताता है कि आज के दिन आपकी फाइनेंशियल पोजीशन ये है। ठीक है, अब देखो नॉमिनल अकाउंट है। ये अकाउंट नॉमिनल है तो सारे एक्सपेंसेस डेबिट करेंगे, सारी इनकम्स क्रेडिट करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या आ जाएगा, पीएनएल अकाउंट का बैलेंस। देखो अप्रोप्रिएशन कब बनेगा, जब हमें प्रॉफिट होगा तो बाई साइड में पीएनएल अकाउंट के आप लिखते हैं बाई नेट प्रॉफिट। ठीक है, अब वहां पे क्या आ जाएगा, बाई पीएनएल, सॉरी टू नेट प्रॉफिट आप लिखते हैं, वहां आ जाएगा टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन, और वो बैलेंस ट्रांसफर होके आपका यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आप लिखेंगे बाई पीएनएल अकाउंट। एंट्री आपकी क्या बनती, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन। ठीक है, नेट प्रॉफिट की जगह क्या आ जाएगा, टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक, नेट प्रॉफिट आप ट्रांसफर कर लेंगे यहां से यहाँ पे पीएनएल अकाउंट से। ठीक है, अब उस प्रॉफिट से हम बांटने का काम चालू करेंगे। क्या क्या बटेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है, पार्टनर्स के लिए क्या है, इनकम है। ठीक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बढ़ गया, जितने पार्टनर है, सपोज दो पार्टनर है, दोनों बढ़ गए, जितने भी पार्टनर्स उनको सैलरी मिलेगी। अगर दे रहे हैं तो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बता रखा होगा, नहीं बताया तो अपने मन से मत दे देना सैलरी। अगर हम कोई रिजर्व क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, और बाई साइड में क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्यों, क्योंकि ये बिजनेस के लिए इनकम है। पार्टनर्स पैसा विड्रॉ कर रहे हैं तो बिजनेस क्या कहेगा, भाई तुम पैसा ले जा रहे हो, अब तुम मेरे को इंटरेस्ट दो। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों पार्टनर्स का, या तीन पार्टनर है तो तीन पार्टनर्स का। ठीक, और फिर बैलेंस करेंगे हम। बैलेंसिंग कुछ अमाउंट आएगी यहाँ पे, जो भी अमाउंट है एक्स वाई जेड, ये हम ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। जितने भी पार्टनर्स हैं, दो पार्टनर्स हैं, ए और बी दोनों में, इस अमाउंट को इन दोनों के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। सपोज करो प्रॉफिट आ गया आपका 1000, इन दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 है, तो 500 इसका ए का, 500 बी का। ठीक है, यहां पे ध्यान रखना, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट मैंने लिखा है, लेकिन यहाँ पे आपका करंट अकाउंट भी हो सकता है, प्रॉफिट ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। ठीक, अब कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट क्या है, ये हम समझते हैं। ठीक, चलिए यहां तक की चीजें क्लियर है। देखिए अब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम आते हैं। तो पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट होता है वो हमारा दो तरीके का होता है। ठीक, एक फिक्स होता है और दूसरा फ्लक्चुएटिंग होता है। अब नाम ही बता रहा है फिक्स, मतलब अगर सभी पार्टनर्स ये चाहते हैं कि हमारी कैपिटल ना चेंज हो, मैंने 10 लाख रुपए लगाया, वो साल के अंत में भी 10 लाख रहे, ना कम हो ना ज्यादा हो, तो उसके लिए हम फिक्स कैपिटल बनाते हैं। अगर पार्टनर्स को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, सब तैयार है, तो हम फ्लक्चुएटिंग बनाते हैं। क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं मेंशन किया है तो आप फ्लक्चुएटिंग बनाएंगे। ठीक, पहले हम देख लेते हैं फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग आप पहले देखिए, फिर आपको फिक्स बहुत इजी हो जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर रखा है, इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन द कैपिटल अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। विच मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक, चलिए ये है हमारा पार्टनर्स कैपिटल। प्रोफॉर्मा देख लो, पर्टिकुलर्स का कॉलम, फिर जितने नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं उतने और कॉलम। यहाँ पे हम दो पार्टनर्स को ले चल रहे हैं तो दो का कॉलम, एक्स का वाई का, फिर पर्टिकुलर्स अगेन,
ये क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में XY। ठीक, यहाँ पे आप डेबिट लिख देंगे और यहाँ पे सतिया कलश बना देंगे। ठीक, चलिए अब यहाँ पे सबसे पहली चीज आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे बाई बैलेंस पीडी भी दिया है और टू साइड में टू बैलेंस पीडी भी दिया है। देखो ये जो पार्टनर्स कैपिटल है ना, इसका बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है। अब आप कहोगे क्रेडिट बैलेंस क्या होता है, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं, बहुत सारे बच्चे क्लास 11th में ध्यान नहीं देते हैं या कई टीचर भी स्किप कर देते हैं। ठीक, चलिए ये समझते हैं कि क्रेडिट बैलेंस होता क्या है। देखो तुम कोई अकाउंट बनाओ, कोई भी लेजर बना रहे हो, ठीक है, एक ही हम लेजर बनाते हैं। ठीक, चलिए ये हमने एक लेजर बनाया कोई सा भी, चलिए कैपिटल का ही मान लेते हैं इसको, कैपिटल अकाउंट। ये कैपिटल अकाउंट हमने बनाया। पहली एंट्री जो आपने पढ़ी थी वो क्या थी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। ठीक है, तो उस एंट्री के हिसाब से क्या होगा, कैपिटल अकाउंट के बाई साइड में क्या आ जाएगा, बाई कैश। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ अमाउंट लिखेंगे और ये आप फिर बैलेंस करेंगे, यहाँ पे टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद टू साइड में टू बैलेंस CD। यहाँ पे ये जो बैलेंस आ रहा है ना, ये बैलेंस हमारा क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, जब आपका क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज्यादा हो, when credit side is more than the debit side, the balance that you receive is credit balance, and when debit side is more than credit side, then the balance is debit balance। debit balance आपका इस साइड आ जाएगा, बाय बैलेंस CD। ठीक है, ये हो गया डेबिट बैलेंस। आपने जर्नल एंट्री करने से पहले दो तरीके की अकाउंटिंग पढ़ी होंगी, मॉडर्न अप्रोच और इंग्लिश अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच इसी बेसिस पे काम करता है। वहां पे आपको बताया गया होगा कि जितनी भी एसेट्स होती हैं, एसेट्स एंड एक्सपेंसेस, जितने भी एसेट्स और एक्सपेंस होते हैं, इनका बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। ट्रायल बैलेंस जो बनाते हो उन्हीं बैलेंसेस से बनाते हो, है ना। और जितनी भी लाइबिलिटीज एंड इनकम्स होती है, इनका बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक, तो ये तो बात हो गई डेबिट और क्रेडिट बैलेंस की। ठीक, इन्हीं बैलेंसेस से आप ट्रायल बैलेंस बनाते थे। चलिए वापस आते हैं शॉर्ट नोट्स पे। ठीक है, हाँ तो हम बात कर रहे थे कि दोनों साइड में बैलेंस कैसे आ रहा है। भाई कैपिटल अकाउंट का तो बैलेंस क्रेडिट होता है, बाई बैलेंस BD आना चाहिए, ओपनिंग बैलेंस यहाँ टू भी आ रहा है। पार्टनर की कैपिटल अगर है, प्लस में है, तो ये बाई बैलेंस BD आएगा। पार्टनर्स की कैपिटल निगेटिव हो गई तो ये टू बैलेंस BD आएगा। निगेटिव हो जाएगी तो कैपिटल को बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाएंगे। ठीक, चलो ये भी समझ लेते हैं कि पार्टनर्स की ये निगेटिव क्यों हो जाती है। ठीक, ये भी समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए ये भी हम समझते हैं कि पार्टनर्स का बैलेंस निगेटिव कैसे हो जाता है भाई। यहाँ पे मान लो हमने बिजनेस स्टार्ट किया था 1 लाख रुपीज से। ठीक, ये मिस्टर ए का कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल। ठीक, और इनको जरूरत पड़ी बीच में, इन्होंने अपने बिजनेस से पैसा निकाल लिया, टू कैश हो जाएगा, वापस पैसा निकाला और पैसा कितना निकाल लिया, 2 लाख। 2 लाख रुपए इन्होंने निकाल लिए। अब भैया बैलेंस तो उल्टा आ जाएगा ना, बैलेंस अब 1 लाख आएगा लेकिन किस साइड,
क्रेडिट साइड में, और ये हो जाएगा बाई बैलेंस CD, ये हो जाएगा आपका डेबिट बैलेंस, एसेट्स में आएगा। क्यों? क्योंकि बिजनेस के लिए ये एसेट्स हो गई। अब बिजनेस आपके पैसे के लिए जिम्मेदार नहीं है, उल्टा आपसे लेगा वो 1 लाख रुपए, क्योंकि आपने 1 लाख देके 2 लाख निकाल लिए। बात समझे? चलो, तो यहां पे आपका बैलेंस डेबिट भी आ सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी आ सकता है। ठीक। इसके बाद अगर आप पैसे निकाल रहे हैं तो टू कैश, और एडिशनल कैपिटल ला रहे हैं तो बाई कैश या बाई बैंक। ठीक है, ये तो सिंपल एंट्री है जो सबसे पहले आपने अपनी लाइफ में पढ़ी थी कॉमर्स में। बिजनेस स्टार्टेड विद अ कैश, तो आप क्या करते थे? कैश टू कैपिटल, ये वही है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, पोस्टिंग करेंगे तो बाई कैश आ जाएगा। ठीक। अब ये चीज याद रखना कि बाकी जितने भी अकाउंट्स हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो आपका कैपिटल अकाउंट है ना, पार्टनर्स का, ये पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है, पार्टनर्स के पर्सपेक्टिव से बनता है। हर अकाउंट में जो एक्सपेंस होते थे वो डेबिट होते थे, जो इनकम्स होती थी वो क्रेडिट होती थी। ठीक है, ऑल द एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, ऑल द इनकम्स आर क्रेडिटेड। इसमें भी एक्सपेंस डेबिट होंगे, इनकम्स क्रेडिट होगी, लेकिन पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपने P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट अभी देखा था। ठीक है, देखो आपने यहाँ पे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट देखा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हो रहा था क्योंकि बिजनेस के लिए खर्चा है। ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे आप देखेंगे तो क्रेडिट साइड में आ रहा है, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस के लिए खर्चा भले है लेकिन पार्टनर्स के लिए इनकम है, और हम कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं। ऑल द इनकम्स टू बी क्रेडिट एंड दिस इज द इनकम ऑफ पार्टनर। अरे भाई, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करेगा? आपके कैपिटल को इंक्रीज कर देगा, बढ़ा देगा। जितनी भी चीजें कैपिटल को बढ़ाएंगी वो क्रेडिट होगी। ये रटने वाला तरीका, लेकिन ऐसे रटना मत कि जितनी भी चीजें कैपिटल को बढ़ाती हैं क्रेडिट होती हैं, जितनी भी चीजें कम करती हैं डेबिट होती है। रटने वाला तरीका है, कॉन्सेप्ट समझो। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका पार्टनर्स की इनकम है, इसलिए ये क्रेडिट साइड में जाएगी। पार्टनर्स को कोई सैलरी कमीशन दे रहे हैं, ये भी इनकम है, ये भी क्रेडिट होगा। अगर हमको प्रॉफिट हुआ है, कहां से? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये जो बैलेंस आएगा, ये बैलेंस आया था ना, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, ये ट्रांसफर करोगे ना पार्टनर्स कैपिटल में, ये 500 जो आए थे, एंट्री क्या बन जाएगी? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाई साइड में क्या आ जाएगा? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक। अब देखो, तो यहाँ पे बाई साइड में हम क्या कर रहे हैं? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे बाई साइड में P&L अप्रोप्रिएशन लिखा है, और अभी टू साइड में आओगे तो P&L अकाउंट लिखा मिलेगा। ठीक। अभी इस पे भी हम बात करते हैं क्या होता है। ठीक। अब आते हैं टू साइड पे। टू साइड पे अगर पैसे निकालेंगे तो टू कैश। अगर आपने ड्रॉइंग्स की हैं, ड्रॉइंग्स यहाँ पे क्या करेंगे? आपकी कैपिटल को कम करती है। ठीक है, ड्रॉइंग्स आ जाएगी, और साथ ही में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी आएगा, क्योंकि ये क्या है? पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस है। पार्टनर के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या है? खर्चा है। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना, कई बच्चे क्या करते हैं ना, P&L अप्रोप्रिएशन में ड्रॉइंग्स लिख के चले आते हैं। भाई, ड्रॉइंग्स P&L अप्रोप्रिएशन में क्यों जाएगा? P&L अप्रोप्रिएशन आपका नॉमिनल अकाउंट है, खाली वहां पे खर्चे आएंगे, ड्रॉइंग्स तो खर्चा है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आएगा, ड्रॉइंग्स नहीं आएगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना, छोटी छोटी चीजें हैं। ठीक, सिंपल सिंपल सी चीजें। चलिए, अब आगे देखते हैं। ड्रॉइंग्स हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो गया। ठीक। अब यहाँ पे दिया है टू P&L अकाउंट। अभी मैं आपको ये कह रहा था कि बाई साइड में अप्रोप्रिएशन दिया है, टू साइड में P&L दिया है। अब देखो भाई, टू साइड में P&L अप्रोप्रिएशन क्यों नहीं दिया? भाई, अगर लॉस होगा तो क्या अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा? लॉस होगा तो P&L अप्रोप्रिएशन बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा? अप्रोप्रिएशन का मतलब
डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना। जब लॉस हो गया तो क्या बांटोगे? हवा। हवा तो बांटोगे नहीं। ठीक। तो फिर क्या होगा, जो पीएनएल अकाउंट का बैलेंस है, जो नेट लॉस आ रहा होगा पीएनएल अकाउंट का बाई साइड में, वो लॉस सीधे यहाँ पे आप ट्रांसफर कर दोगे। ठीक। ये पार्टनर्स की कैपिटल को कम कर देगा। ठीक। प्रॉफिट होता तो ये पार्टनर्स कैपिटल को इंक्रीज कर देता, पार्टनर के लिए इनकम हो जाती, ये पार्टनर के लिए लॉस हो जाएगा। ठीक। इसके बाद आप बोथ साइड, दोनों साइड को बैलेंस करेंगे। अब जैसे ओपनिंग बैलेंस टू भी हो सकता था, बाई भी हो सकता था, वैसे ही आपका क्लोजिंग बैलेंस भी हो सकता है। टू बैलेंस बीडी भी हो, सीडी भी हो सकता है, बाई बैलेंस सीडी भी हो सकता है। हो सकता है एक्स का टू बैलेंस सीडी हो और वाई का बाई बैलेंस सीडी हो, ये भी हो सकता है। एक पार्टनर ने ज्यादा ड्राइंग कर ली, उसका बैलेंस कम हो गया। एक पार्टनर ने नहीं की, उसका पॉजिटिव बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, ये चीज क्लियर है। चलिए, अब ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी कैपिटल चेंज हो गई है। क्यों? क्योंकि हम इस कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड कर दे रहे हैं, सैलरी ऐड कर रहे हैं, ये सारी चीजें हम लेस कर दे रहे हैं, तो हमारी जो बैलेंस आ रहा है वो चेंज आ जाएगा। अगर हम ये जो मेरा ओपनिंग बैलेंस है, इसको हटा करके अलग कहीं कर दें, घर से दूर भेज दें इसको। ठीक। इसको घर से दूर भेज, जब घर से दूर चला जाएगा तो घर में इसका कोई असर रहेगा? कोई असर नहीं, जो है ही नहीं उसका क्या असर। तो हम फिक्स कैपिटल अकाउंट में इस अकाउंट को दो पार्ट में कर देते हैं। एक पार्ट में हम खाली इसका बैलेंस लिखते हैं। ठीक। और जिन भी चीजों की वजह से कैपिटल चेंज हो गई है, ठीक, इन सभी चीजों को हम क्या कर देते हैं, एक नए अकाउंट में भेज देते हैं, जिसको हम कहते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या खासियत है इस अकाउंट का। दिस अकाउंट विल ऑलवेज शो अ क्रेडिट बैलेंस। याद रखिएगा, एक नंबर में कभी कभी पूछ लेता है, हमेशा क्रेडिट बैलेंस दिखाएगा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। क्यों? भैया कैपिटल फिक्स है, जितनी शुरू में है, यहाँ पे जितनी कैपिटल है एक्स और वाई की, उतनी ही कैपिटल लास्ट में भी होनी चाहिए। और मैंने आपसे क्या कहा कि हम इनका बैलेंस अलग हिस्से में कर दे रहे हैं। जब बैलेंस अलग कर देंगे तो बाकी चीजों की वजह से कैपिटल चेंज नहीं होगी। फिर सिर्फ एक वजह से इनकी कैपिटल चेंज हो सकती है, वो क्या है? ड्रॉइंग्स। ठीक है। अब देखो, जो तुम्हारी ड्रॉइंग्स होती है ना, ये भी दो तरीके की होती है, दो जगह से। या तो आप अपने कैपिटल में से पैसा निकाल लो, या तो आप प्रॉफिट में से पैसा निकाल लो। ठीक है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा है, सिर्फ ये कह रहा है कि ड्रॉइंग्स की, तो हम क्या मान लेंगे कि हमने प्रॉफिट में से पैसा निकाल लिया है। और अगर क्वेश्चन ने कहा है कि कैपिटल विड्रॉ कर लेना है, तो भाई यहाँ पे कैपिटल कम हो जाएगी। ठीक। एंट्री क्या हो जाएगी? कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैपिटल हमारी कम हो गई, कैपिटल हमारी कम हो जाएगी तो हमारा बैलेंस चेंज हो जाएगा। पर फिक्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, कैपिटल हमको चेंज नहीं करनी है, तो जितनी भी हमने ड्रॉइंग्स की है उतनी ही कैपिटल इंट्रोड्यूस कर देंगे ला करके। क्यों इंट्रोड्यूस कर देंगे? जिससे कि हमारा ये जो बैलेंस है ये सेम रहे। जब बैलेंस सेम रहेगा तो हमेशा ये क्रेडिट बैलेंस रहेगा, निगेटिव जा ही नहीं सकता है। जितना विड्रॉ किया उतना वापस लाके इंट्रोड्यूस कर दिया। एंड वाइस वर्सा, हो सकता है कि आपने और पैसा लगा दिया हो, आप वापस निकाल के ले जाएंगे, वापस विड्रॉ कर लेंगे। ठीक है। तो ये हो गया आपका कैपिटल अकाउंट, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। अब बाकी की चीजें हम कहाँ भेज देंगे? करंट अकाउंट। भाई ये भी तो करना ही है, बाकी चीजों को छोड़ थोड़ी ना दे देंगे। करंट अकाउंट में शो अ डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, ये चीज ध्यान रहे। क्यों? देखो, जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल था उसमें भी डेबिट और क्रेडिट बैलेंस आ सकता था, टू बीडी बाई बीडी दोनों आ सकता था। ठीक। फिक्स कैपिटल अकाउंट है, यहाँ पे टू बीडी बाई बीडी नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ बाई बैलेंस बीडी आएगा। क्यों? क्योंकि कैपिटल फिक्स है, कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। लेकिन करंट अकाउंट
यहाँ पे भी डेबिट क्रेडिट बैलेंस आ सकता है। क्यों? क्योंकि जितने भी चेंज होने वाले आइटम है जो कैपिटल को चेंज करते हैं वो हम इस अकाउंट में भेज रहे हैं, तो जाहिर सी बात है चीजें चेंज होगी, चेंज होकर के कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। ठीक। करंट अकाउंट में शो है डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। All the usual adjustments such as interest on capital, partner salary, commission, drawings, interest on drawings, share in the profit and losses are recorded in this account. All the current year adjustments are recorded in this account. That is why it is called a current account. ठीक है। करंट ईयर की सारी एडजस्टमेंट यहाँ पे हम कर देंगे। अब इस अकाउंट का भी बैलेंस होगा। ठीक। ओपनिंग बैलेंस बाई भी हो सकता है, टू में भी हो सकता है। मैंने आपको बताया डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, क्योंकि चीजें यहाँ बदल रही हैं। फ्लक्चुएटिंग में खाली कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आता है। इसमें आपका फिक्स्ड कैपिटल में कैपिटल अकाउंट का भी बैलेंस आएगा और करंट अकाउंट का बैलेंस आएगा। और ये बैलेंस जाएगा कहाँ पे? ये बैलेंस आपका जाएगा बैलेंस शीट में। अगर आपका क्रेडिट बैलेंस है तो लायबिलिटी साइड, डेबिट बैलेंस है तो एसेट साइड। और ये अकाउंट भी आपका किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है? पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगा। ठीक है, ये चीज याद रखेंगे। ये अकाउंट भी आपका पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगा। मतलब पार्टनर्स के लिए जो एक्सपेंस है वो डेबिट करेंगे, ऑल द एक्सपेंस डेबिट, ऑल द इनकम्स क्रेडिट, लेकिन पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी मैंने एक्सप्लेन किया, पार्टनर्स के लिए इनकम है, सैलरी भी इनकम है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन भी इनकम है। ठीक। ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या है? एक्सपेंस है। पीएनएल अकाउंट शेयर इन लॉसेस, इसीलिए मैंने यहाँ स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया कि प्रॉफिट होगा तो भाई अप्रोप्रिएशन बन रहा होगा, लॉस होगा तो अप्रोप्रिएशन बनेगा नहीं, सीधे पीएनएल का बैलेंस आ जाएगा। और उसके बाद हम बैलेंस करेंगे। अगेन बैलेंस आपका डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। ठीक है। नोट, डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट इज शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट इज शोन इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट. Balance of fixed capital accounts are always shown in the liability side of balance sheet as it will always be credit balance. Fixed capital का बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहेगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर्स कमीशन ये आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट वाले चैप्टर में भी किया होगा। चलिए देखते हैं। इसमें दो तरीके होते हैं हमारा, एक बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, एक आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक, देखते हैं हम बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग में क्या सीन है भाई। देखो, पहला हम देखते हैं बिफोर चार्जिंग। आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि नेट प्रॉफिट है आपका 1 लाख, 1,10,000 मान लेते हैं। नेट प्रॉफिट है 1,10,000। ठीक, और मैनेजर्स को जो कमीशन देना है वो देना है 10%। ठीक है, तो बिफोर चार्जिंग का मतलब क्या होता है कि जो नेट प्रॉफिट है इसमें से बिना कुछ काटे पीटे आप सीधे इसका 10% दे दो मैनेजर कमीशन। तो मैनेजर कमीशन कितना आ जाएगा? 1,10,000 का 10% कितना हो गया? 11,000। ये तो हो गई सिंपल सी बात। आते हैं सेकंड वाले पे, आफ्टर चार्जिंग। अब आफ्टर चार्जिंग वाला ना कई बच्चे रट लेते हैं, रटना नहीं, इसको समझना। आफ्टर चार्जिंग में क्या कह रहा है? कह रहा है जो ये नेट प्रॉफिट है ना, इस नेट प्रॉफिट में से पहले मैनेजर कमीशन को माइनस कर दो। ये एम कॉम हो गया मैनेजर कमीशन। ठीक, मैनेजर कमीशन को माइनस करो। इस मैनेजर कमीशन को माइनस करने के बाद जो अमाउंट आ रही है, इस अमाउंट का
10% निकालोगे तो क्या आ जाएगा? मैनेजर कमीशन। ठीक, घुमा दिया, बात समझे? आफ्टर चार्ज मतलब नेट प्रॉफिट में से इस कमीशन को माइनस करने के बाद जो आएगा उसका 10% ये कमीशन। मतलब कमीशन निकालने के लिए पहले इसी कमीशन को माइनस करना है, फिर जो अमाउंट आ रही है उसी का 10% निकालना है। अब ये कैसे पॉसिबल हो? तो देखो, जूनिटरी मेथड बचपन में पढ़ा होगा। 10 केला 100 रुपए का, तो दो 20 केले कितने के? 200 के। हमारी कोई भी चीज कितने परसेंट के बराबर होती है? 100% के बराबर। तो जाहिर सी बात है कि नेट प्रॉफिट भी 100% के बराबर होना चाहिए। अगर नेट प्रॉफिट में से मैनेजर कमीशन माइनस नहीं हुआ, तो यानी कि इस नेट प्रॉफिट में मैनेजर कमीशन भी तो जुड़ा हुआ होगा 10% का। तो ये नेट नेट प्रॉफिट आपका कितने परसेंट के इक्विवेलेंट है? 110% के इक्विवेलेंट है। ठीक, अगर नेट प्रॉफिट आपका 110% है तो 10% इसका कितना हो जाएगा? ये हमको कैलकुलेट करना है। आफ्टर चार्जिंग में यही होता है। तो आप लोग को रटा दिया जाता है, नहीं तो अगर टीचर बताता भी होगा तो बच्चे रट लेते हैं इसको। क्या करते हैं कि भाई नेट प्रॉफिट है 1,10,000, मल्टीप्लाइड बाई, वो क्या करेंगे, 10 डिवाइडेड बाई, जैसे यहाँ 10/100 करते थे, यहाँ 10/100 प्लस परसेंट। अब यहाँ परसेंट कितना है? 10। तो 100 प्लस परसेंट कितना हो जाएगा? 110। तो ये याद मत करोगे भैया, आफ्टर चार्जिंग अगर आ रहा है तो उसको मल्टीप्लाइड बाय परसेंट डिवाइड बाय 100 प्लस परसेंट कर। अब बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा है, एकदम ही तुम हवा हवाई ही हो, तो बात अलग है भाई, फिर कर लो। वरना मेरे मानो तो चीजें समझो, माइंड और ब्रॉड होगा, डेवलप होगा। ठीक, अब ये नेट प्रॉफिट आपका 110% के बराबर है, तो नेट प्रॉफिट को डिवाइड किया 110 से, 10% हमको निकालना था, मल्टीप्लाई किया 10 से, 0 से 0 कटा, 11, 1 जा 11, ये कितना आ गया आपका? 10,000। मैनेजर्स कमीशन ₹10,000 आ गया। ये आ रहा था आपका 11,000। तो ये डिफरेंस होता है बिफोर चार्जिंग में और आफ्टर चार्जिंग में। होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमको दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। अभी हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो निकालना सीख लिया, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कुछ केसेस हैं, उन केसेस को हम देखते हैं। ठीक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन है या चार्ज है? अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा है तो हम क्या मानेंगे? एप्रोप्रिएशन। ठीक है, कि देना ये मैंडेटरी नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी ट्रीटेड एज चार्ज, या कह रहा है इट इज मैंडेटरी टू गिव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैंडेटरी वर्ड का यूज कर लिया, तो मतलब कि इट इज टू बी ट्रीटेड एज चार्ज। और फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका पीएनएल अप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका आ जाएगा पीएनएल अकाउंट में, बिकॉज ऑल द चार्जिंग आइटम्स आर डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट, नॉट पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक, तो देखते हैं अगर हम इसको अप्रोप्रिएशन मानते हैं। ठीक, इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज एन अप्रोप्रिएशन, तो अब यहाँ पे 3 केस बनते हैं अप्रोप्रिएशन अगर हम मानते हैं। पहला इन केस ऑफ लॉस, दूसरा इन केस ऑफ सफिशिएंट प्रॉफिट, और तीसरा इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट। अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अप्रोप्रिएशन मान रहे हैं और आपको लॉस हो रहा है, तो ये बताओ, मैं तब से बार बार बोल रहा हूं कि एप्रोप्रिएशन क्या मतलब है? बांटना। बांट कब सकते हो? जब प्रॉफिट हो। अगर लॉस हो रहा है तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हो? अगर एप्रोप्रिएशन मान रहे हो तो मतलब बांट रहे हो, तो बांट ही नहीं सकते। हेंस नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड, नॉट अलाउड। ठीक, अगर आपको प्रॉफिट हो गया, सफिशिएंट प्रॉफिट हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट दो, दे दो इन्हें। लेकिन तीसरे केस में क्या है? अगर आपको प्रॉफिट तो हुआ है लेकिन सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं हुआ है। सपोज
दो पार्टनर्स हैं, ए और बी। ठीक, इसकी कैपिटल है 1 लाख, इसकी कैपिटल है 2 लाख। ठीक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10%, तो इसका कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलना चाहिए 10,000 और इसको मिलना चाहिए 20,000। लेकिन जो प्रॉफिट हुआ है वो हमको हुआ है 15,000। अब टोटल इंटरेस्ट कितना देना है हमको? 30,000। पर प्रॉफिट हुआ है लेकिन सफिशियंट नहीं। तो इस केस में क्या करते हैं, ये जो प्रॉफिट है ना, इस प्रॉफिट को हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में बांट देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो क्या आ रहा है? 1:2। ठीक है, ये सीधे हम 1:2 में बांट देंगे। तो ये यहाँ पे ये थर्ड केस जो दे रहा है हमको, इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट, ये यही दे रहा है। Interest will be restricted to the amount of profit. Hence, profit will be distributed in ratio of interest on capital. अच्छा, एक मजे की बात देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो और कैपिटल का रेशियो सेम ही रहेगा। लेकिन अगर आपको थ्योरेटिकली पूछे कि किस रेशियो में बांटते हैं, तो आप क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो। ठीक, दोनों का रेशियो 1:2 ही आएगा। ठीक, चलिए, तो ये तो था 3 केस अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन ट्रीट करते हैं। ठीक, लॉस के केस में कुछ नहीं देंगे, सफिशिएंट प्रॉफिट हो तो सब कुछ देंगे, इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो तो सीधे प्रॉफिट को हम बांट देंगे उनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो। ठीक, दूसरा क्या है, अगर हम कैपिटल को चार्ज ट्रीट करते हैं, ट्रीटेड एज चार्ज, क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल ऑलवेज अलाउड इन फुल इररेस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। अगर आप चार्ज मान रहे हैं, आपके फर्म को लॉस भी है ना, तो भी इंटरेस्ट देना है, मैंडेटरी है, क्योंकि अब ये चार्जिंग आइटम हो गया। और ये कहाँ जाएगा? इस केस में ये चला जाएगा आपका P&L अकाउंट में, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं जाएगा फिर। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल नोट। ये मैंने आपको अभी पहले ही बता दिया कि हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे ही कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। और ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं वो भी मैंने आपको बताया है, और यहाँ पे भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। कैपिटल एट एंड क्लोजिंग कैपिटल आप लेंगे, ऐड करेंगे उसमें ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऐड करेंगे, अगर लॉस है तो वो ऐड करेंगे। लेस क्या क्या करेंगे? अगर आपने एक्स्ट्रा कैपिटल इंट्रोड्यूस किए, लेस करेंगे। प्रॉफिट्स हैं अगर आपको ड्यूरिंग द ईयर, वो लेस करेंगे। कोई सैलरी कमीशन रिसीव कर रहे हैं, वो लेस करेंगे। आपकी क्या आ जाएगी? ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, चलिए, आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से। ठीक, और मैं आपको पूरी की पूरी क्लासेस, जैसे आपकी क्लासेस रन होती है वैसे ही पूरी क्लासेस दूंगा। आप रेगुलर बेसिस पे एज अ ट्यूशन, एज अ क्लासेस को लीजिए। ठीक है, विथ क्वेश्चंस ऑफ डीके गोयल बुक। ठीक है, वहां से मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। आपका घर बैठे सब तैयार हो जाएगा। बस आप अपनी 3 चीजें याद रखना बेटा। पढ़ाई के लिए 3 चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला, रेगुलरिटी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एब्सेंट हो जाते हो क्लास में, नहीं जाते हो, 2 दिन गए तीसरे दिन एब्सेंट, रेगुलरिटी कंपल्सरी है। तुम एक दिन का गैप छोड़ोगे अगले दिन तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। दूसरी चीज, कंसंट्रेशन। क्लास में टीचर क्या बता रहा है ध्यान से सुनो, समझो। क्या होता है कि हम कहीं खोए रहते हैं। खैर, यूट्यूब वीडियो में यहाँ पे तो तुम बैक ट्रैक करके देख सकते हो दोबारा, कहीं पे भी अगर उनके ख्यालों में खो गए हो तो क्लास को पीछे खींच के देख सकते हो। ठीक है, और तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस। और एक और चीज, रिवीजन। अगर ये 4 चीज हैं आपके पास ना, आपका 90+ कोई रोक नहीं सकता है। 90 क्या, 95+ लाओ। ठीक है, ये 4 चीज आप अगर किसी भी सब्जेक्ट में, इसी सब्जेक्ट में मैं नहीं कह रहा हूँ, किसी भी सब्जेक्ट में आपके अंदर ये 4 चीजें हैं, तो उस सब्जेक्ट में 95+ भी आपका आएगा इजिली।
ठीक है, चलिए। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और बाकी के क्वेश्चंस हम कल देखते हैं। ऑल राइट, ओके, बाय बाय।